हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अंकिता। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ये हमारा पेपर नंबर फर्स्ट चल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित चरों में से किसी परिणामात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक स्तर, बी है वैवाहिक स्थिति, सी है संज्ञात्मक अभिक्षमता, डी है पेशेवर अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, पेशेवर अभिव्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए है वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक शोध के रूप में, ऑप्शन डी है वैयक्तिक अध्ययन के रूप में, ऑप्शन डी है निर्जाति वर्णन के रूप में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दृश्य प्रपंचशास्त्र फिनोमेनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए है गुणात्मक शोध की, ऑप्शन बी है प्रसरण के विश्लेषण की, ऑप्शन सी है सहसंबंध के अध्ययन की, ऑप्शन डी है संभाव्यता के प्रतिचयन की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुणात्मक शोध की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सोशियोग्राफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी है पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी है मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए, ऑप्शन डी है उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक। यहाँ पे क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पैराग्राफ है हमारा, यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी राष्ट्रवादी आंदोलन की तरह से भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन अनिवार्य तौर पर मध्यवर्गीय बुर्जुआ आंदोलन था। वह विकास की स्वाभाविक ऐतिहासिक अवस्था को निरूपित करता है और इसे श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना अथवा ऐसा सोचकर उसकी आलोचना करना गलत है। गांधी जी इस आंदोलन का और इस आंदोलन के संबंध में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च श्रेणी तक करते हैं और वे उस सीमा तक भारतीय लोगों की आवाज़ बन गए। भारत और भारतीय जनता के प्रति गांधी जी का मुख्य योगदान उस शक्तिशाली आंदोलन जो कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए चलाए के माध्यम से था। गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी कार्यवाही के जरिए करोड़ों लोगों को गढ़ने अथवा बदल डालने की चेष्टा की और उन्हें बदलने में सामान्य तौर पर सफल हुए। वे हतोत्साहित, भीरू और निराश लोग भयाभिभूत और प्रत्येक प्रबल हित द्वारा परास्त और विरोध करने में अक्षम लोगों को आत्मसम्मान युक्त, आत्मनिर्भर तानाशाही के विरोधी और संयुक्त कार्यवाही तथा ज़्यादा बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान करने वाले लोगों में बदलने में काफ़ी हद तक सफल हुए। गांधी जी ने लोगों को राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित किया और प्रत्येक गांव और प्रत्येक बाजार नए विचारों तथा नई आशाओं जो लोगों में मर गई थी पर तर्क एवं बहस के साथ गूंजने लगा।
यह सब अद्भुत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। निसंदेह इसके लिए समय आ चुका था और परिस्थितियों तथा विश्व की स्थितियों ने इस परिवर्तन के लिए कार्य किया। परंतु परिस्थितियों तथा स्थितियों का लाभ उठाने के लिए महान नेता आवश्यक है। गांधी जी वो नेता थे और उन्होंने बहुत से वो बंधन खोल दिए जिसने हमारे दिमाग को कैद और विकलांग किया हुआ था। हम भारतीय लोगों में जिस किसी ने भी इसका अनुभव किया है वह मुक्ति और उल्लास की उस महान अनुभूति को कभी नहीं भूल सकता है। गांधी जी ने भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका अदा की है, क्योंकि वे जानते थे कि इस प्रकार वस्तुनिष्ठ स्थितियों का सर्वाधिक लाभ उठाया जाए तथा किस प्रकार जनता के दिलों तक पहुंचा जाए, जबकि ज़्यादा उन्नत विचारधारा के समूह में सामान्यतः हवा में ही कार्य किया, क्योंकि वे उन स्थितियों के साथ ठीक तरह से जम नहीं सके और इसलिए जनसाधारण में यथेष्ट प्रतिक्रिया नहीं जागृत कर सके। यह पूर्णतः सत्य है कि गांधी जी राष्ट्रवादी स्तर पर कार्य करते रहे और उन्होंने वर्ग के संघर्ष के बारे में नहीं सोचा और उनके आपसी भेदों को शांत करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने लोगों को जिस कार्य में लगाया और जो शिक्षा दी उसने जनचेतना को अनिवार्यतः आश्चर्यजनक रूप से जगा दिया और भारतीय मुद्दों को सजीव बना दिया। गांधी जी और कांग्रेस को उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं उनकी कार्यवाही के आधार पर समझना चाहिए, परंतु इसके पीछे व्यक्तित्व मायने रखता है और इन नीतियों और गतिविधियों को रंजित करता है। गांधी जी जैसे प्रत्येक असाधारण व्यक्ति के मामले में उन्हें समझने और उनका मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तित्व का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे लिए वे भारत की आत्मा और प्रतिष्ठा तथा उसके विषादग्रस्त करोड़ों लोगों की अपने अंततः कष्टों से मुक्त होने की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रिटिश सरकार अथवा अन्य द्वारा उनका अपमान भारत और उसके लोगों का अपमान है। तो ये था हमारा पैराग्राफ और इससे रिलेटेड हैं अब क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रदत्त परिच्छेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है हमारा परिच्छेद स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की समीक्षा है। ऑप्शन बी है परिच्छेद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का अभिवादन करता है। ऑप्शन सी है लेखक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर तटस्थ हैं। ऑप्शन डी है यह श्रमजीवी वर्ग आंदोलन के प्रति इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन का विवरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। परिच्छेद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का अभिवादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा गांधीवादी आंदोलन द्वारा भारतीय जनता में लाए जाने वाले परिवर्तन थे भौतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, मनोवैज्ञानिक। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन को श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना और ऐसा समझकर उसकी आलोचना करना गलत है, क्योंकि यह ऑप्शन ए है ऐतिहासिक आंदोलन था। ऑप्शन बी है भारतीय जनता की आवाज़ थी। ऑप्शन सी है
बुर्जुआ मध्यवर्गीय आंदोलन था। ऑप्शन डी है ऐसा आंदोलन था जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय जनता की आवाज़ थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गांधी जी ने भारत में क्रांतिकारी भूमिका अदा की क्योंकि वे, ऑप्शन ए है नैतिकता का आचरण कर सकते थे, ऑप्शन बी है भारतीयों के दिलों तक पहुंच सकते थे, ऑप्शन सी है वर्गों में संघर्ष देख सकते थे, ऑप्शन डी है भारतीय नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतीयों के दिलों तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उन्नत विचारधारा के समूह हवा में कार्य करते रहे क्योंकि वे निम्नलिखित के साथ ठीक ठीक जम नहीं सके। ऑप्शन ए है साधारण जनता की वस्तुनिष्ठ स्थितियाँ, ऑप्शन बी है गांधीवादी विचारधारा, ऑप्शन सी है लोगों की वर्ग चेतना, ऑप्शन डी है जनता के बीच भेद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साधारण जनता की वस्तुनिष्ठ स्थितियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लेखक ने परिच्छेद का समापन किया है। ऑप्शन ए है भारतीय जनसाधारण की आलोचना करके, ऑप्शन बी है गांधीवादी आंदोलन द्वारा, ऑप्शन सी है गांधी जी के व्यक्तित्व का महत्व बताकर, ऑप्शन डी है करोड़ों भारतीयों की व्यथा पहचान कर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करोड़ों भारतीयों की व्यथा पहचान कर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब ये पैराग्राफ से हटकर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है। ए है नेटवर्क्ड मीडिया, बी है संयोजी मीडिया, सी है ग्रंथल मीडिया, डी है बहुमीडिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क्ड मीडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है विसरण, बी है प्रचार, सी है निगरानी, डी है विचलन। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निगरानी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अतुल्यकालिक असीम क्रोनोस माध्यम का उदाहरण कौन सा है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म या समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हमारा समाचार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संचार में गुणार्थक शब्द कौन से हैं। सुस्पष्ट, अमूर्त, सरल, सांस्कृतिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए है अंतः स्थापित ग्रंथ, बी है आंतरिक ग्रंथ, सी है अंतः ग्रंथ, डी है उपग्रंथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपग्रंथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अनुरूप जन संचार में कहानियाँ, ऑप्शन ए है स्थैतिक होती हैं, बी है गत्यात्मक होती हैं, सी है अन्योन क्रियात्मक होती हैं, डी है अन्वेषणात्मक होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्थैतिक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, शब्द युग्म ऑलवेज, नेवर में संबंध को समझो,
तथा निम्न में से उस शब्द युग्म को पहचानो जिसमें वही संबंध हो। ऑप्शन ए है अक्सर विरले, बी है बहुधा यदा कदा, सी है सदा बहुधा, डी है सविराम सविराम यूं ही संयोग से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, अक्सर विरले। जैसे ऑलवेज का नेवर होता है, उसी तरीके से ऑफन का रेयरली होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या को पहचानो। तो यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें रॉन्ग नंबर जो है इस सीरीज़ में उसे हमें पहचानना है। तो देखते हैं इसमें, देखिए 52 से 51 में कितना डिफरेंस है। 52 से 51 में 1 का डिफरेंस है हमारा। 51 से 48 में 3 का डिफरेंस है, और 48 से 43 में हमारा 5 का डिफरेंस है, और 43 से 34 में हमारा 9 का डिफरेंस है, और 34 से 27 में हमारा 7 का डिफरेंस है, और 27 से 16 में 11 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज़ रॉन्ग है। सबसे पहले देखिए 1 से 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 से 5 में भी 2 का डिफरेंस है, 5 से 9 में हमारा ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। अगर 2 का डिफरेंस होता तो ये सीरीज़ आगे भी हमारी ठीक होती। तो यहाँ पे हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन। एक सांकेतिक प्रणाली में पेन को 31 लिखा जाता है तथा PAR को 35 लिखा जाता है, तो PAT को लिखा जाएगा। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। पेन जो लिखा हुआ है, पहले हम ABCD के अकॉर्डिंग, ABCD के अकॉर्डिंग इसके नंबरिंग देख लेंगे। ए का नंबर है 1, बी का है 2, सी का है हमारा 3, डी का है 4। तो इस तरीके से हम नंबर्स देख लेंगे इस लेटर का क्या नंबर है। तो पेन में पी का नंबर हो जाएगा हमारा 16, ए का नंबर हो जाएगा 1, और एन का नंबर हो जाएगा 14। तो 16 + 1 + 14 = 31 हो गया। ऐसे ही PAR का भी नंबर देख लेंगे। P का हो जाएगा हमारा 16, A का 1 हो जाएगा, और R का 18 हो जाएगा। तो 16 + 1 + 18 = 35 हो जाएगा। इसी तरीके से हम PAT का भी निकाल लेंगे। P का नंबर हो जाएगा 16, A का नंबर हो जाएगा 1, और T का नंबर हो जाएगा 20। 16 + 1 + 20 = हमारा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए पहले अक्षर समूह में एक विशेष संबंध है। इस संबंध के आधार पर दूसरे अक्षर युग्मों के लिए निम्न में से उचित चयन कीजिए। हमें नेक्स्ट जो लेटर है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए ए के बाद जो आई आया है वो 7 लेटर्स के बाद में आया है, और एफ़ के बाद जो के है वो 5 अल्फ़ाबेट्स के बाद में आया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये भी निकाल लेंगे। एल के बाद जो लेटर होगा वो 7 लेटर के बाद आएगा, तो एल के बाद 7 लेटर काउंट कर लेंगे तो वो हमारा टी हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू के बाद 5 लेटर काउंट करेंगे आगे के, तो हमारा वी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टी और वी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि 5472 = 9 है, 6342 = 6 है, 7584 = 6 है, तो 9236 क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से आया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीजनिंग है। इसमें क्या किया है, इसमें
5 4 7 2 को ऐड कर लिया है, 5 + 4 + 7 + 2 = 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 में 1 + 8 को ऐड किया तो यहाँ पे 9 आ गया है हमारा। ऐसे ही 6 + 3 + 4 + 2 किया तो हमारा यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, और 1 + 5 = 6 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 7 + 5 + 8 + 4 = हमारा 24 हो जाएगा, और 2 + 2 + 4 = हमारा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। इसी तरीके से 9 + 2 + 3 + 6 ऐड कर लेंगे और हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20। 2 + 0 = 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक परीक्षा में कुल में से 35% छात्र हिंदी में, 45% अंग्रेज़ी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत है। तो देखिए, इसको इस तरीके से निकालेंगे। 35% तो हिंदी में और 45% इंग्लिश में। हिंदी में 35% और इंग्लिश में है हमारे 45%। तो 35 + 45 = 80 हो जाएगा। ठीक है, और 20% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो 20% क्योंकि दोनों में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये हमारे फेल वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, फेल वाले स्टूडेंट हैं। अब हमें पास वाले निकालने हैं, तो टोटल 100% होता है, तो 100% में से 60% लेस कर देंगे तो हमारे पास वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 100 हमारा 100 - 60 = 40। तो यहाँ पे हमारे 40% पास वाले स्टूडेंट्स निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए दो कथनों 1 और 2 द्वारा दो निष्कर्ष ए तथा बी निकाले जा सकते हैं। यह मानते हुए कि दोनों कथन सही हैं, नीचे दिए गए में से कौन सी बात तर्कसंगत है। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इसे। कुछ फूल लाल हैं, कुछ फ्लावर हमारे रेड हैं। ठीक है, और कुछ फूल नीले हैं, कुछ फ्लावर हमारे ब्लू हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष में देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ फूल ना तो लाल ना ही नीले हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ फूल ये जो यहाँ पे बचे हुए हैं ये क्या है, ना ही लाल हैं और ना ही नीले हैं। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। कुछ फूल लाल तथा नीले दोनों रंग के हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्लावर हमारे यहाँ पे लाल भी हैं और यहाँ पे नीले भी हैं, तो हमारा ये सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 23rd का ऑप्शन नंबर सी। ए तथा बी दोनों तर्कसंगत हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है, तो निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं। इसमें दिया हुआ है सभी छात्र मतलब स्टूडेंट्स हमारे वाइज हैं। ठीक है, बुद्धिमान हैं, तो ये नीचे जो कथन दिए हैं उसे हमें देखना है कि सही है कि गलत है। कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कोई भी छात्र बुद्धिमान नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, तो कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। ठीक है, इवन सभी छात्र यहाँ पे बुद्धिमान हैं, तो ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे सभी छात्र बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में देखते हैं, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ
समाप्त करते हैं को कहते हैं। जिसमें विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है वो हमारा हो जाता है आगमनिक तर्क हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न परिस्थिति में कम से कम कितनी बतखें तैर सकती हैं? एक बतख के आगे 2 बतख हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, छोटे में आपने इसकी इस तरीके की पजल्स भी की होगी, वही क्वेश्चन आ गया है। देखिए एक बतख के आगे 2 बतख हैं, ये एक बतख है, इसके आगे क्या है 2 बतखें हैं, ठीक है। एक बतख के पीछे 2 बतख हैं, तो ये एक बतख है और इसके पीछे 2 बतखें हो गई, तथा एक बतख के आगे तथा पीछे एक बतख है, तो ये हमारा एक बतख हो गई, इसके आगे भी बतख हो गई, इसके पीछे भी बतख हो गई। तो यहाँ पे पूछा है कितनी बतखें होंगी, तो यहाँ पे हमारी 3 ही बतखें दिखाई दे रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3 बतख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। श्रीमान ए, मिस बी, श्रीमान सी और मिस जी एक मेज़ के इर्द गिर्द बैठे हैं और अपने कारोबार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ए बी सी डी, हमें अभी ये नहीं पता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। इसमें ये बताया है कि ये 4 लोग हैं ए बी सी डी, ये एक मेज़ के चारों तरफ बैठे हुए हैं और अपने कारोबार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। श्रीमान ए रसोइये के सामने बैठे हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए ये हैं और इनके सामने रसोइया बैठा है, ठीक है। सेकंड वाला है मिस बी नाई के दाईं ओर बैठे हैं, तो ये वाला अभी हमारा क्लियर नहीं है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। थर्ड वाला भी हमारा क्लियर नहीं है, फोर्थ वाला पहले देखते हैं। मिस जी श्रीमान सी के सामने बैठे हैं, ये मान लेते हैं सी है और ये हमारा डी है, ठीक है, ये आमने सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा ए सी डी और तो हो गया, तो ये रसोइया जो है वो हमारा ऑब्वियसली सी बात है बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आप देखते हैं, मिस बी नाई के दाईं ओर बैठी है। जो मिस बी है वो नाई के दाईं ओर बैठी है, तो जो बी का दायां ओर हो जाएगा हमारा सी, तो ये सी जो है वो नाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धोबी नाई के दाहिने बैठा हुआ है, ठीक है। धोबी क्या है, नाई के दाहिने हो, दाहिना साइड हमारा इधर की साइड का होता है, तो ये हमारा दाहिना साइड डी के साइड में, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो गया, धोबी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है, ए और बी के व्यवसाय क्या हैं। ए का व्यवसाय पूछा है और बी का व्यवसाय पूछा है। बी का तो हमारा रसोइया है ना, ये तो हमें पता ही है, ठीक। और हमारा नाई नहीं हो सकता है, धोबी नहीं हो सकता है। ऑप्शन में देख लेते हैं रसोइये के साथ में कौन सा है, ठीक। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रसोइया और नेक्स्ट दिया हुआ है दर्जी, ठीक है। दर्जी, तो यानी हमारा ए जो है वो दर्जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नाई, नाई ये हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि नाई तो सी है हमारा, ए है वो दर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 2 चरों के बीच सहसंबंध मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका काम आता है। जब हम 2 चरों के बीच में सहसंबंध मापेंगे तब हमारा जो तरीका काम आएगा वो कोटि सहसंबंध का गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP नहीं है। तो यहाँ पे MTNL नहीं है, BSNL नहीं है, ERNET इंडिया, ERNET इंडिया,
या फिर इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड सर्विस इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पोषण आधारित अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम में पूछा है कौन से चिन्हों का इस्तेमाल होता है, कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 0 से 9, ए से एफ, इन सिंबल्स का इस्तेमाल होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।